हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी की मैपिंग ऑफ अप्रैल टू 2023 और ऐसे ही हमने 3 महीने का कवर कर लिया है। हम 4th मंथ में हैं ऑन अप्रैल, तो अप्रैल के बाद सीधा फिर मई और ऐसे हम करके जल्दी से कवर कर लेंगे विद इन मार्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। और इसकी PDF मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, ऑफ विच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और एटलस की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर किसी के पास नहीं है तो एटलस आप परचेज कर सकते हो, बिकॉज वो काफ़ी हैंडी हो जाती है फॉर प्रीलिम्स। तो चीज़ें आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फिनलैंड से। फिनलैंड ने एक्चुअली नेटो की मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है, रिस्पेक्टिव ऑफ रशिया की काफ़ी सारी धमकियों के बावजूद, क्योंकि रशिया से फिनलैंड का बॉर्डर मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न। तो उसके बावजूद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया नेटो की मेंबरशिप। तो नेटो के अब मेंबर्स कुल मिला के 31 हो चुके हैं। और ये एक बार फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं फिनलैंड के। फिनलैंड एक्चुअली गल्फ ऑफ बोथिया फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है, और बाल्टिक सी से फिनलैंड की बॉर्डर जुड़ती है। गल्फ ऑफ फिनलैंड है, और इमेज में आप देख पा रहे होगे लेक लडोगा है। नेटो क्या है? नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। 31 मेंबर्स हो चुके हैं इसके। ये बनाया गया था 1949 में। इसमें एक आर्टिकल 5 है, जिसके तहत ये माना जाता है कि अगर किसी भी फुल टाइम नेटो मेंबर पे अटैक होगा तो जितने 31 के 31 नेटो मेंबर्स हैं वो सारे उस एनिमी पे अटैक कर देंगे, और वो अपने आप को ऐसे कंसिडर करेंगे कि ये अटैक उन पे ही हुआ है। तो ये फर्स्ट न्यूज़ थी। दूसरा है डेनमार्क। डेनमार्क एक्चुअली वन ऑफ दी टॉप मोस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर इन डेयरी सेक्टर में आता है। तो इंडिया और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर रखी है, जिसके चलते हम ग्रीन शिपिंग पे वर्क करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री पे वर्क करेंगे, डेयरिंग पे वर्क करेंगे, वाटर मैनेजमेंट पे वर्क करेंगे। और कोलैबोरेशन है हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेके। व्हाट इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? कि जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं उनके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा पैथोजन पर वो असर नहीं करते। दिस इज़ कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। उनके अंदर इतनी कैपेसिटी डेवलप हो गई कि उन्हें एंटीबायोटिक्स से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आपकी बॉडी पे वो रिएक्ट ही नहीं करते उतने जल्दी जो आप दवाई खाते हो वो। और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया है स्मार्ट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को लेके इंडिया और डेनमार्क के बीच में। डेनमार्क के फिजिकल फीचर्स एक बार देख लेते हैं। केटगैट बे डेनमार्क के पास है। इतना ज़्यादा डीप नहीं आएगा, बट फिर भी एक बार देख लेना चाहिए। नॉर्थ सी डेनमार्क के काफ़ी करीब है। बाल्टिक सी भी इससे जुड़ता है। नेक्स्ट है स्पेन। स्पेन के साथ हमारी जॉइंट कमीशन हुई है। जॉइंट कमीशन एक्चुअली रेगुलर ड्रिल है, मीटिंग होती हैं मैम कंट्रीज़ के बीच में जिनके बायलैटरल रिलेशन नॉर्मल होते हैं उनके साथ। तो ये जो मीटिंग हुई है जॉइंट कमीशन की, ये इसने इनहेंस करने की बात की है इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को। बोल बच्चन बातें नॉर्मल, बट फिजिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं स्पेन के। स्पेन के अंदर एक कैंटाब्रियन माउंटेन चेन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा आ सकता है कि कैंटाब्रियन माउंटेन चेन इस वेयर यूरोप में है, अफ्रीका में है, या कंट्रीज़ का नाम भी आ सकता है। एक लियोन माउंटेन रेंज है, वो भी यहीं पर है स्पेन में। और एक आइबेरियन चेन है, वो भी स्पेन में। और इस पूरे एरिया को आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। एंड व्हाट इज़ पेनिनसुला? यू टेल मी, जस्ट अ सेकेंड। ये क्या हो गया? सॉरी। हाँ जी, तो आइबेरियन पेनिनसुला है। और पेनिनसुला किसे कहते हैं वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। गैलापागोस आइलैंड, ये काफ़ी एक यूनिक डाइवर्सिटी दिखाता है। वेजिटेशन इसका काफ़ी यूनिक है। ये एक्चुअली में ओवरसीज़ टेरिटरी है इक्वाडोर की। इक्वाडोर जिसकी कैपिटल है क्वेटो। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। क्वेटो और क्वेटा में अंतर रखिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पर फाइंड की गई है कोरल की नई स्पीशीज़ जो अभी तक अननोन थी। ये आप इमेज में देख पा रहे हो। ये इसका यूनिक वेजिटेशन है, जैसे आप इस पेड़ की फ़ोटो देख पा रहे हो। इस वजह से थोड़ा सा खास हो जाता है गैलापागोस आइलैंड। और चार्ल्स डार्विन ने भी इसके बारे में काफ़ी लिखा है, और इसी के थ्रू काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्पीशीज़ के बारे में बताया है, जो उनकी बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में मिलता है। नेक्स्ट है युगांडा।
ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने विज़िट की है युगांडा में रिसेंटली, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ में है। बट युगांडा के फिज़िकल फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। युगांडा एक्चुअली 3 कंट्रीज़ साथ में है। ये DRC से इनकी बॉर्डर मिलती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, और केनिया से मिलती है ईस्ट साइड में। तो इन कंट्रीज़ को, जो तीनों कंट्रीज़ हैं, इनका नाम हम ऐसे याद रखते हैं, ब्रूसे, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, इन तीनों को ऐसे याद रखते हैं। और DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा के बीच में 2 लेक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है लेक एडवर्ड, एक है लेक एल्बर्ट। ये रिफ्ट वैली लेक है। रिफ्ट वैली लेक कैसे बनती हैं ये आप अपना स्टैटिक में पढ़ोगे, ज्योग्राफी के, फिज़िकल ज्योग्राफी में। और यहाँ पर एक विक्टोरिया लेक है जिसका तंजानिया, केनिया और युगांडा के बीच में बॉर्डर शेयर करते हैं। ये विक्टोरिया सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है जो ट्रॉपिक्स में आती है, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। और ये ओरिजिन है एक्चुअली में, जो नाइल रिवर है दुनिया की सबसे लंबी रिवर, वो रिवर बनती है 2 स्ट्रीम्स के मिलने के बाद। तो जो एक स्ट्रीम है जिसका नाम है वाइट नाइल, वो ओरिजिन होती है लेक विक्टोरिया से। और फिर आगे जाके एक खरतूम में, यानी कि नॉर्थ सूडान की कैपिटल खरतूम में, एक और ब्लू नाइल करके स्ट्रीम है। वो कहाँ से आती है वो आप एक बार सर्च करो गूगल करके। एक लेक है इथोपिया के पास, उधर से उसका ओरिजिन होता है। उस लेक का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप बताओगे। वो ब्लू नाइल रिवर को, स्ट्रीम को ओरिजिन देती है, और ये दोनों आके मिलती हैं खरतूम में, जहाँ पे नाइल बन जाती है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। ये फिज़िकल फीचर्स हैं युगांडा के पास। अब एक बात बताओ आप मुझे कि यहाँ पे रवांडा की कैपिटल जो है वो है किगाली। अब किगाली क्या प्रोटोकॉल है और किस चीज़ से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, ये एक बार सर्च करिए, कभी नहीं भूलेंगे आप, अगर अभी आपने सिर्फ 1 मिनट दे दिया इस चीज़ को तो। क्योंकि हम जब थोड़ा सा भी एफर्ट करते हैं तो हमें वो चीज़ हमेशा याद रहती है। स्पून फीडिंग इसी वजह से तो आजकल लोग मना करते हैं, क्योंकि हर चीज़ अगर आप बता दो तो वो दिमाग से निकल जाती है। आप एक बार सर्च कर लो, यहाँ पे रोक के इस वीडियो को पॉज करके लेक्चर को, और सर्च कर लो गूगल पे कि किगाली प्रोटोकॉल क्या है, किगाली अमेंडमेंट है या प्रोटोकॉल है, या कोई ऐसे प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, तुरंत आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन इल्सा आया था, उसके बारे में। तो पहले एक बार फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया में एक लेक है जिसका नाम है आयर। ये एक लेक सिमिलर नेम की आपको मिलेगी, लेक एरी। वो है ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। वो 5 लेक हैं, उनका मैं आपको एक बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, आप होम्स से याद रखिएगा। लेक हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी और सुपीरियर। इनसे आपको वो 5 याद रहेंगी। तो ये एक लेक आयर और लेक एरी में कंफ्यूज मत होना। आयर आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, एरी आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी। एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, और एक फेमस रिवर है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रिवर है, मरे डार्लिंग रिवर। और ये साइक्लोन इल्सा आया है। एक बार साइक्लोन और एंटी साइक्लोन यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में डिफरेंसेस एक बार पढ़ लीजिए यहाँ से। जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो फ्रंट से बनते हैं, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट के बीच में। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो बनते हैं बिकॉज ऑफ लो प्रेशर एरिया, काफ़ी लेवल तक सस्टेन करने के बाद। और ये सिर्फ सी में बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और टेम्परेट साइक्लोन सी और लैंड दोनों में बनते हैं। ये डिफरेंसेस आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एक तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किस डायरेक्शन में कौन सा मूव करता है, तो आप किसी भी दोनों में से एक को पकड़ लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, यानी इस तरीके से मूव करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो अब आपको दोनों याद हो जाएंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल साइक्लोन जो यहाँ पे आया था, ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करता है तो टेम्परेट साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करेगा, उसका जस्ट अपोजिट। तो आप बस एक याद रख लीजिए, आपको बाकी सारे याद हो जाएंगे। ये जो एसेंशियल कंडीशंस हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप उससे पढ़ सकते हो, क्वाइट ईजी। बस ये मेन डिफरेंस है कि टेम्परेट साइक्लोन जो फ्रंट में बनते हैं वो मोस्टली लैंड और सी दोनों में बनते हैं, बट जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो सिर्फ सी में बनते हैं। नेक्स्ट है एंटार्क्टिका के बारे में। एंटार्क्टिका में हमारी एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है मैत्री। उसने ऑब्जर्व किया है EMIC को। EMIC क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स।
ये एक्चुअली मैग्नेटोस्फेयर में पाई जाती हैं, उन्हें ऑब्जर्व किया है। ये इमिशन हुआ है अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर से। मैग्नेटोस्फेयर क्या है कि अर्थ के पास, जस्ट सेकेंड, अर्थ के पास अर्थ की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये हर 10-12 साल में फ्लिप हो जाती है। उसी एरिया के पास ये वेव्स ऑब्जर्व की गई हैं। ये कैविटी है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन के कोरोनल मास इजेक्शन से, या जो सन का सोलर रेडिएशन इजेक्ट होता है उससे, और ये इंटरेक्शन से बनती हैं सन के और अर्थ के अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से और सन की सोलर विंड से। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटरप्ले है। नेक्स्ट है वनुआतू, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, वनुआतू आइलैंड को UNGA ने एक रेजोल्यूशन पास किया है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में। तो ये तो एक न्यूज़ छोटी सी है, बट इससे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि ये कोरल सी के पास है इनकी लोकेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एक इनिशिएटिव है। ये क्या है? ये वो कुछ स्टेट्स का एक ग्रुप है जिन्हें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल माना जाता है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। इस वजह से इनके लिए ये एक इनिशिएटिव बनाया गया है। ये कंट्रीज़ वो हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेके। 52 कंट्रीज़ हैं, यानी 52 कंट्रीज़ हैं अभी, और ये रियो समिट 1992 में रिकॉग्नाइज़ किया गया था जो हुई थी। तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ थी वर्ल्ड में। अब इंडिया की काफ़ी कम है इस बार न्यूज़, इस अप्रैल वाले में मैगजीन में। तो पहली है गांधीनगर सेंचुरी को सेकेंड होम बनाया गया है फॉर चीता री इंट्रोडक्शन। ये आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलेगी मध्य प्रदेश के। चंबल रिवर यहाँ से पास करती है, और यहाँ पे जो फौना है वो है नीलगाय, चिंकारा, स्पॉटेड डियर। ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों रेड मार्क हैं जो कूनोपालपुर, यहाँ पर तो चीता री इंट्रोडक्शन हुआ ही था, और फिर ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेकेंड होम बनाया गया है। सेकेंड होम क्यों बनाया गया है, यहीं पर क्यों नहीं रख लेते? बिकॉज डाइवर्सिटी रखनी पड़ती है हैबिटेट को लेके। फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलिए कोई एक डिजीज़ फैल जाए कूनोपालपुर में और सारे कूनोपालपुर में हो चीता, तो सारे अफेक्ट हो जाएंगे और मर भी जाएंगे। फिर से वो पूरा जितना जो इनिशिएटिव लिया है सब बर्बाद जाएगा। इसी वजह से गिर नेशनल पार्क से लायंस को सेकेंड हैबिटेट में ले जाने के लिए बात होती है। क्योंकि अब आप मुझे बताओगे, एक डिजीज़ था जो रिसेंटली फैला था लायंस के अंदर इन गिर नेशनल पार्क, उस डिजीज़ का नाम क्या है? और इसी वजह से उनका एक सेकेंड होम बनाया जा रहा था कि डाइवर्सिटी सेफ रहे। सी से नाम है उस डिज़ीज़ का, मैं आपको इतना बता देता हूँ। आप जस्ट सर्च कर लीजिएगा लायन डिजीज़ इन गिर रीजन, आपको मिल जाएगा। हिंगोली महाराष्ट्र में, ये हिंगोली एक विलेज है महाराष्ट्र में। यहाँ पर लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, वेव ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। ये पहले 2 बनाई जा चुकी हैं USA के अंदर, और यहाँ पर इंडिया की ये फर्स्ट है। इनमें क्या होता है कि ये ज़मीन पर ऐसे 2 स्केल्स लगा दिए जाते हैं 4-4 किलोमीटर ईच दोनों तरफ, जैसे ये देख रहे हो आप यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, ये आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये ऐसे यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, सारे टूल्स होंगे। यहाँ से 4 किलोमीटर रहेगा और यहाँ से 4 किलोमीटर रहेगा। ये एक्चुअली में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। जैसे हम जब पत्थर फेंकते हैं पानी में तो वो रिपल्स बनते हैं, यही एक रिपल्स आप सोचिए स्पेस में बनते हैं। उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये बनाई गई है, क्योंकि जैसे ही वो रिपल्स आते हैं तो इन ऑब्जर्वेटरी की जो ये स्केल है इनमें स्ट्रेच और स्क्वीज़ होने लगता है, छोटे बड़े होने लगते हैं, ये ऐसे बैक एंड फोर्थ। तो ये उसके लिए बनाई गई है। ऐसी ही ईलाइजा करके लेज़र ऑब्जर्वेटरी है स्पेस में जो बनाई गई है। उनमें 3 लेज़र ऑब्जर्वेटरीज हैं, एक 4-4 किलोमीटर ईच। तो यहाँ पर तो फिर भी फ्रिक्शन है धरती पर, बट स्पेस में तो फ्रिक्शन नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट होता है ग्रेविटेशनल वेव्स का, उससे तुरंत पता चल जाता है। और लेज़र लाइट यहाँ से जा रही होती है एक दूसरी ऑब्जर्वेटरी में, यहाँ से जा रही होती है दूसरी ऑब्जर्वेटरी में। इनके बीच में डिस्टॉर्शन आ जाता है अगर कोई भी रिपल इफेक्ट होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल वेव आती है पास। तो ग्रेविटेशनल वेव क्या है एक बार ये भी जान लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव जो है वो ब्लैक होल्स या 2 बहुत बड़ी बॉडीज़ के इंटरेक्शन के वजह से, जैसे ये यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि ब्लैक होल्स
एक दूसरे के आसपास बिल्कुल मूव कर रहे हैं, और इनकी आसपास आने की वजह से जो इनकी ग्रेविटी में इंटरेक्शन होगा उससे ये रिपल्स क्रिएट होते हैं, ये ब्लू कलर के आप देख रहे हो। इससे ये पता चल जाता है इन ऑब्जर्वेटरीज़ को, ये जो मिरर लगे हुए हैं इनके बीच में डिस्टॉर्शन आ जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि कहीं पर ग्रेविटेशनल वेव फॉर्म हुई है पास में। पास से मतलब बिल्कुल पास नहीं, बट हाँ स्पेस में हुई है और फ्रिक्शन नहीं है, इस वजह से और ज़्यादा अच्छे से पता चल जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि लेज़र लाइट इज सेंट टू द इंस्ट्रूमेंट एंड मेजर चेंज इन द लेंथ ऑफ द टू आर्म्स यानी कि एक ये अ बीम स्प्लिटर स्पिल्स लाइट एंड सेंड्स आउट टू द आइडेंटिकल बीम्स अलोंग द 4 किलोमीटर लाइन। यहाँ से लाइट जाती है वहाँ तक 4 किलोमीटर यहाँ, फिर उसके बाद द लाइट वेव बाउंस एंड रिटर्न, यहाँ से वापस आ जाती है। तो ये जो आने जाने के बीच में अगर ग्रेविटेशनल वेव कहीं पे बनी तो इन दोनों के बीच में डिस्टॉर्शन आ जाएगा। A gravitational wave affects the interferometer's arm differently. One extends to the other contracts and the other contracts as they are passed by the peaks and troughs, जिसे crust and troughs बनते हैं। अब आप मुझे ये बताओगे कि जो अर्थक्वेक में P एंड S वेव होती हैं उनमें से कौन सी वाली वेव्स की वजह से स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग होती है सरफेस पर। तो ये आप समझ गए होंगे, लेज़र इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो 2 USA में है, ये याद रखनी है। इंडिया की ये फर्स्ट है महाराष्ट्र में, हिंगोली में। एराविकुलम नेशनल पार्क थोड़ा न्यूज़ में है। ये नीला करंजी नाम की एक फ्लावर के लिए फेमस है, जो कि 12 साल में एक बार खिलता है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर। और यहाँ पर पहला फर्नेरियम बना है। फर्नेरियम क्या होता है, जैसे पानी वाले मरीन स्पीशीज़ के लिए एक्वेरियम बनाते हैं, वैसे ये फर्नेरियम होता है। और फर्न क्या है, फर्न एक एफीफाइट है। एफीफाइट क्या है, एफीफाइट एक्चुअली में वो हैं जो ज़मीन पर अपनी जड़ें नहीं लगाते, वो एक दूसरे पेड़ के सरफेस पे उगते हैं, जैसे मैंग्रोव्स में आप देखते हो, ये वो हैं। तो ये फर्नेरियम बनाया गया है इन एराविकुलम नेशनल पार्क, ये याद रखिएगा, केरला में। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, और ये एक नेशनल पार्क भी है, ये तमिलनाडु में है। इसी के अंदर एक थेपाकड़ू, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, थेपाकड़ू एलिफेंट कैंप है, जहाँ पर ऑनरेबल पीएम ने विज़िट किया था, तो उस वजह से ये न्यूज़ में है। तो ये कॉमन बाउंड्री है वायनाड सेंचुरी की, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मुदुमलाई का नाम एक हिल पे दिया गया है, और यहाँ पर एलिफेंट ग्रास पाई जाती है, और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ पर आप न्यूज़ इसमें देख पा रहे होगे इमेज में। ये इमेज मैंने ली है यूपीएससी कलरफुल नोट से, तो ह्यूज क्रेडिट टू देम। और एलिफेंट विस्परर जिसे ऑस्कर मिला था, वो इस थेपाकुडू एलिफेंट कैंप के अंदर शूट हुई थी, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एलिफेंट विस्परर। और प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी 52 ईयर्स होने वाले हैं, इम्प्लीमेंट हुए 50 हो चुके हैं, 51 स्टार्ट हो गया है। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया गया था 1992 में। ये किसी लॉ के अंडर नहीं है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर NTCA बनाई गई है, ये सब है, पर ये किसी लॉ के अंदर नहीं है। और एलिफेंट डे बनाया जाता है 12 अगस्त को, और ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अपेंडिक्स 1 में है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है, आसाम में उसके बाद, फिर उसके बाद केरला में। किबुतो विलेज, ये एक्चुअली में किबुतो विलेज एक जगह है नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ से लॉन्च किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ऑनरेबल होम मिनिस्टर के द्वारा, इस वजह से ये न्यूज़ में। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि 4 स्टेट और एक UT में नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वेस्ट बंगाल में 4 जगहों को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का तमगा मिला है। एक है उसमें से चार बाली दंगा, ये नादिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है। 2 आइलैंड हैं, सॉम्पी और फ्लैट लैंड है ये, और यहाँ पर एल्गे की मैट्स हैं, यानी कि पूरे सरफेस पे एल्गी आई हुई है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि एल्गी पेड़ों से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड
सक करती है एज़ कम्पेयर टू ट्रीज़। ये एक फैक्ट है। नामथिंग पोखारी एक जगह है, ये नेचुरल हिमालयन वेटलैंड है। और अमकोई वुड फॉसिल पार्क है। यूनिक जियोलॉजिकल पैटर्न्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं, इस वजह से इन तीनों को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का तबका मिला है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाने का तरीका क्या है, ये कैसे बनती है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कौन बनाता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस मंथ। अगला आएगा मई का। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप कि आपकी इससे हेल्प हुई होगी। एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, नहीं पसंद आया तो भी अपना फीडबैक दीजिए। आई वांट योर टाइम फॉर 15 to 20 सेकेंड्स कि आप एक कमेंट लिख के बता दें कि चीज़ें सही जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, हेल्पफुल लग रहा है या नहीं लग रहा है, और कैसे मैं बेटर कर सकता हूँ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और बहुत जल्दी नया लेक्चर आने वाला है साइंस एंड टेक का। हम नेक्स्ट मैगज़ीन कवर करने वाले हैं, आई थिंक जुलाई कवर करने वाले हैं। सो ऐसे ही करके कवर हो जाएगा, और डोंट वरी, और लगे रहिए अपने काम में, टेंशन मत लीजिए। एंजाइटी को लेके मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया था, तो अगर आपको कुछ भी ऐसे कॉन्शियसनेस फील हो रही है कि डर लग रहा है आपको ज़्यादा, और आप ज़्यादा कंसर्न हो रहे हो, तो प्लीज़ वॉच इट। थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, बट आपको फील होगा कि क्यों है और कैसे इसे बेटर किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।